Hello friends, I am Sejal and I welcome you everyone on the channel of Sejal Classes। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का सेकंड पार्ट। इट मीन्स हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स को मतलब बहुत सारी वैरायटी एंड प्रॉपर्टीज को देखते हुए सेल्स के दो टाइप हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में डीप में जानेंगे एंड जो टॉपिक कवर्ड होंगे इन दिस वीडियो वो हम लोग एक साइड में लिख लिए हैं एंड वो टॉपिक वाइज आज हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, बहुत ज्यादा अच्छा न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं एंड मतलब मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये होता है कि इसमें जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो बाउंड होता है ऑर्गेनल से एंड यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स होता है। ये जो वर्ड है यूकैरियोटिक, ये किस वर्ड से बना है आज हम लोग ये जानने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक वर्ड बना है यू से, ई यू मीन्स होता है, मतलब यू मीन्स होता है ट्रू। ट्रू मतलब हाँ, मतलब ट्रू मतलब सही होता है ना। जैसे हमें ट्रू फॉल्स करना होता है तो हम लोग बोलते हैं टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो वैसे ही जो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाए जाते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। तो यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स होता है, मतलब कैरियोटिक को कैरियन से डिनोट किया जाता है। यू एंड कैरियन ये एक वर्ड है। तो कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का पूरा मतलब ये होता है कि ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है। एंड अब चलिए जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल हमारी नींव होते हैं। विदाउट एग्जाम्पल्स हमें कोई भी चीज नहीं समझ आती। तो चलिए जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल। तो बेसिकली जिन सेल्स में न्यूक्लियस पॉइंट मतलब न्यूक्लियस रहेगा, जैसे सपोज करिए ये कोई एक सेल है, ये तो सेल है ही ना। तो इस सेल में जो बीच वाला पॉइंट रहेगा, मतलब जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस हमेशा बीच में भी रहे, वो इस साइड भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है एंड यहाँ पे भी न्यूक्लियस हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी प्लेस पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, सेंटर में भी। तो न्यूक्लियस को क्या बोला गया? कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ द सेल, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेल को कंट्रोल करता है। एंड ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल जो कि सेल का टाइप है, उसमें जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। एंड यूकैरियोटिक मीन्स ये होता है यू मीन्स होता है कि ट्रू एंड कैरियन मीन्स होता है सेल, मतलब न्यूक्लियस। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। एंड चलिए जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल में सबसे पहले एनिमल्स आएंगे, मतलब प्लांट सेल आएंगे, फंजाई आएंगे, प्रोटोजोआ आएंगे एंड ह्यूमंस आर आल्सो इन्वॉल्व, मतलब हम लोग खुद ही इन्वॉल्व है। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, वही तो कंट्रोलर ऑफ द सेल माना जाता है। न्यूक्लियस को जो डिस्कवर्ड किए थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। तो उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया एंड उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ द सेल। तो मतलब जैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो एक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, बेसिकली जो सेल्स में न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं। इसी वजह से अगर कोई भी होता है वो न्यूक्लियस को सेंटर में डिनोट किया जाता है, डिनोट करता है। जैसे ये न्यूक्लियस, ये पूरा एक सेल है एंड सेल में जो बीच वाला पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसमें हमने डिनोट किया है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल बोला जाता है। एंड जो सेकंड एग्जांपल है वो है फंजाई। फंजाई में भी जो मतलब फंजाई में भी न्यूक्लियस पाया जाता है एंड प्रोटोजोआ में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, ह्यूमंस में भी पाया जाता है एंड प्लांट्स में भी पाया जाता है। अब चलिए जानते हैं, जैसे हमारी पहली हेडिंग है टाइप्स ऑफ द सेल,
यहाँ पे हमने लिखा है ना टॉपिक्स कवर्ड, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल। तो पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल। ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब कितनी भी टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से एंड सारी चीजों के हिसाब से। तो बेसिकली दो टाइप की होती है। हमने यूकैरियोटिक, हम मतलब यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं एंड प्रोकैरियोटिक हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक क्या होता है एक बार फिर से पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड आल्सो बर्ड्स एंड फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस ऑब्वियस सी बात है ना प्रेजेंट होगा। बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है एंड कभी कभी जैसे मतलब ये नहीं होता कि जिस देश में ज्यादा पॉपुलेशन है उस देश के लोगों को उतना वो दिया जाता है। जैसे सपोज करिए कि कोई कंट्री है इंडिया, मतलब इंडिया तो कंट्री है ही। तो ये जो इंडिया है, ये जो एक कंट्री है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो दिखाया जा रहा है मतलब 143 करोड़। तो अगर इंडिया में फॉरेन से बहुत ज्यादा लोग आए होंगे तो इंडिया की मतलब उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी ना, कि माना जाएगा कि ये तो फॉरेन से लोग आए हैं एंड तो वो आउटसाइडर्स कहलाएंगे, मतलब जो बाहर से आए रहेंगे। एंड यही वर्क होता है न्यूक्लियस का। विदाउट सेल न्यूक्लियस नहीं वर्क करता। ऐसे विदाउट मतलब पॉपुलेशन या फिर पर्सन्स या फिर पीपल्स कंट्री नहीं वर्क करती। तो यही होता है। जैसे हमने इंडिया का एग्जांपल ले लिया एंड इसका एग्जांपल मतलब सेल का एग्जांपल तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये सेल है और बीच पॉइंट में जो रहेगा वो कंट्रोलर ऑफ द सेल, इट मींस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। तो अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ना कि बेसिक क्वेश्चंस, एग्जाम बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस। तो हमें और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड हम इसे शॉर्ट मतलब वन शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। तो हमने पढ़ लिया ना कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में यू का मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस रहता है, उसे बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। एंड यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सारी एटसेट्रा, मतलब ये सारी चीजें जो हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं एंड इसका वर्क क्या होता है। तो इसका बेसिकली वर्क ये होता है कि मतलब अगर कोई सेल है, ये सेल था ना, ये सेल है, तो इसमें जो बीच वाला पॉइंट है इट मींस कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये पूरा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा सेल में वो कंट्रोल करेगा। एंड जो सेल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर तो होता है ना सर साइटोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल चिपके रहते हैं। अगर वो जेली नहीं होगा ना तो सारे बह जाएंगे, फ्लूइड हो जाएंगे, मतलब बह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मतलब सेल है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही रहेगा एंड अगर सेल ही नहीं है तो न्यूक्लियस कहां से रहेगा। उसके बाद है डीएनए। डीएनए जो होता है उसका लीनियर होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, ये जो है वो लीनियर रहता है। एंड जो साइज होती है इसकी वो है लार्ज। इसकी जो साइज होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं मतलब बड़ी होती है। यूकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है। एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की जो से मतलब राइबोसोम्स का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो होता है 80s। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को जो है वो बूस्ट करता है। इसमें जो एंजाइम्स रहते हैं इट रिलीज एंजाइम जो कि मतलब ये जो है वो रिलीज करता है एंजाइम्स को। ये एंजाइम्स को रिलीज करता है और वो जो एंजाइम्स रहते हैं वो फूड में से एनर्जी को निकालते हैं, वो भी एटीपी के फॉर्म में, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में इसके जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स जो होते हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं फूड में से। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और हमने ये भी जान लिया कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है
क्योंकि इट रिलीज एंजाइम्स दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ये एंजाइम्स रिलीज करता है, जो कि रिलीज मतलब निकालता है या फिर देता है सेल को, जो कि फूड में से एनर्जी को निकालते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में, इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। चलिए जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के दो टाइप कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है RER, इसे हम लोग इरेज कर ले रहे हैं, उसके बाद जानेंगे। एक होता है RER एंड एक होता है SER। इसे हमने सेल वाले वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बताया था। अगर आपने अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे देख लीजिए, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो दो टाइप्स होते हैं, उनमें पहला है RER। RER में होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ना तो ऐसे डिनोट किया जाता है। ये सपोज करिए मतलब ये सेल है, ये एक सेल है एंड इसमें मतलब ये बीच में कंट्रोलर ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस है, जिसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। एंड ये जो है लाइनिंग शेप का, वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो हम लोग जब डॉट डॉट कर देते हैं, इट मीन सिर्फ अगर कोई भी सरफेस है वो उबड़ खाबड़ है तो हम लोग उसे बोलेंगे ना इट इज अ रफ सरफेस, एंड जो स्मूथ रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे स्मूथ सरफेस। तो ये जो डस्टर का ऊपर वाला पार्ट है ये रफ है, स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है। मार्कर का ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट, स्मूथ सरफेस है। एंड अगर मतलब हमें अगर रोड टच करे 1 मिनट के लिए, सपोज करिए अगर हम लोग रोड टच करते हैं तो वो पूरा लाइन में नहीं रहता ना, वो ऊबड़ खाबड़ रहता है, तो वो जो होता है वो रफ कहलाएगा, एंड जो स्मूथ रहेगा वो तो स्मूथ कहलाएगा ही। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें डॉट 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 लगे होते हैं, एंड सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें डॉट 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 नहीं लगे रहते। एंड उसके बाद है मतलब ये सेल के आस पास रहता है न्यूक्लियस, जो सेल में एक न्यूक्लियस होता है उसके आस पास रहता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हमने पहली हेडिंग का पहला पॉइंट पढ़ लिया। पहली हेडिंग थी यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब पहली हेडिंग थी टाइप्स ऑफ सेल्स, उसमें था टाइप्स ऑफ सेल्स में दो टाइप्स होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक हमने पढ़ लिया, अब हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स चलिए जानते हैं। इट डजंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता एंड न्यूक्लियस एब्सेंट। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें न्यूक्लियस जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये कंटेन नहीं करता ऐसे ऑर्गेनल्स को, मतलब ऐसे मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स को जो बाउंड है। तो इट डजंट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये जो है वो कंटेन ही नहीं करता मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को। एंड इसमें जो होता है वो नो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस रहता ही नहीं। तो न्यूक्लियस नहीं है तो सेल कहां से रहेगा, मतलब सेल रह भी सकता है बहुत सारी कंडीशंस में, न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल बोला जाता है। तो न्यूक्लियस इसमें जो होता है वो एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। डजंट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये कंटेन ही नहीं करता मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को। द जेनेटिक मटेरियल डजंट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों जो है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं। तो ये जो होता है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल वो डजंट इनक्लोज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के 3 पार्ट होते हैं ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो इनक्लोज ही नहीं करता, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनक्लोज ही नहीं करता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। एंड चलिए जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल, तो एक बार शॉर्ट नोट में समझते हैं। हमने क्या पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाए जाते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। एंड न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोलर ऑफ द सेल कहलाता है। एंड ये जो होता है डजंट इनक्लोज, पहली बात तो ये बाउंड मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को कंटेन ही नहीं करता। एंड सेकंड बात ये है जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए,
डीएनए और आरएनए हमारा जो है वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो डीएनए मीन्स होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमारी जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड लाइन है, उसमें मतलब थर्ड लाइन तो नहीं है, थर्ड पॉइंट है, तो उसमें ये बताया गया है कि द जेनेटिक मटेरियल डज नॉट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो थर्ड लाइन में ये बताया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो इनक्लोज नहीं किया जाता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब चलिए जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब चलिए जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, प्रोकैरियोटिक की मीनिंग क्या होती है। जैसे यूकैरियोटिक में था ट्रू न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है बिफोर न्यूक्लियस। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले, मतलब इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। अब चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमने पहले जाना स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें हमने जाना कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। एंड अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें जो है वो फर्स्ट है सेल वॉल। हम यहाँ पे इरेज करके लिख दे रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा छोटा लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब हम इरेज करके लिख दे रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल। तो हम लोग प्लांट सेल में बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजों के बारे में जानेंगे। एंड हमने तो यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ ही लिए, अब हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यही मतलब ये सपोज मत करिए, ये हमारा जो है वो हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। हम यहाँ पे बस स्ट्रक्चर ही लिख देना है STRUCTURE। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें जो होता है वो सेल वॉल, पहली हेडिंग है हमारी सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या लिखा गया, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लिकैन। ये जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स वो बनता है मेड ऑफ पेप्टिडोग्लिकैन। ये जो होता है वो पेप्टिडोग्लिकैन पेप्टिडोग्लिकैन। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें पहला हेडिंग है सेल वॉल। तो पहली हेडिंग में हमें ये बताया गया है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स बनता है वो पेप्टिडोग्लिकैन से बनता है। इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल मतलब ये, तो ये जो सेल वॉल होता है वो मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लिकैन। किससे बनता है ये, पेप्टिडोग्लिकैन। तो ये जो सेल वॉल होता है यूकैरियोटिक सेल्स में ये बनता है पेप्टिडोग्लिकैन से। एंड आपको तो पता ही होगा, सेल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो सेल वॉल होता है उसे आउटर मोस्ट लेयर बोला जाता है, जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आउटर मोस्ट रिजिडिटी ये नहीं प्रोवाइड करता, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। इसे हम लोग बोल देंगे आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। तो ये हमने इसमें तीन चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी, चलिए एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं। तो जो सेल वॉल होता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो ये जो सेल वॉल होता है वो मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लिकैन से बना होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब ये सेल वॉल। एंड ये जो सेल वॉल होता है, मतलब सेल वॉल को आउटर मोस्ट लेयर भी बोला जाता है। एंड थर्ड बार हमने पढ़ा कि सेल वॉल को कैसे लोकेट किया जाता है, मतलब इस पूरे सेल में सेल वॉल कौन सा, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। एंड हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग जानेंगे ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, इसी वजह से हम लोग लिख ले रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड अभी हम लोग जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तो अब हम लोग जान लेंगे कि किसे बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन में पहला पॉइंट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का पहला पॉइंट क्या होगा, हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड हमारा जो सेकंड हो गया एंट्री और एग्जिट। ये एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री मतलब जैसे एग्जोस्फीयर होता है ना, एटमॉस्फेयर,
5 स्फीयर्स होते हैं शायद, तो उन्हीं में जो सबसे लास्ट में होता है, लास्ट में जिससे बाहर निकला जाता है वो होता है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर मतलब एग्जिट कर गया, बाहर निकल गया। तो जो ये अर्थ होता है, मतलब ये अर्थ है, तो इसमें 5 स्फीयर्स हैं। तो ये जो है वो एग्जोस्फीयर है, मतलब इससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जो सेल का एंट्री मतलब घुसना एंड एग्जिट मतलब एंट्री मतलब अंदर आना एंड एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो जो एंट्री एंड एग्जिट का काम होता है वो भी सेल वॉल का होता है। इसी वजह से सेल वॉल हमें रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। विथ हमें क्या करता है, एंट्री एंड एग्जिट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे ना चौकीदार की तरह ये वर्क करता है। जैसे चौकीदार होते हैं वो लोग एंट्री एंड एग्जिट, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट मीन सेल मेम्ब्रेन का भी वर्क होता है। ये भी जो है वो एंट्री एंड एग्जिट का वर्क करता है। एंट्री एंड एग्जिट का वर्क कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे कुछ कोई भी पूछे कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो हमें रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकंड नेम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन। एंड अब हम लोग जानने वाले हैं कि इसका वर्क, तो इसका वर्क हमने जान ही लिया, एंट्री एंड एग्जिट। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके तो सेल ही नहीं रहेगा, एंड विदाउट इसके जब सेल ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या वर्क ही रह जाएगा। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? अ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल। A jelly like structure filled in cell या फिर present in cell, ये पूरे सेल में प्रेजेंट होता है। सपोज करिए ये एक सेल है, इसमें जो पूरा ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे सारे ऑर्गेनल्स बने हुए हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ये किससे बने हुए हैं, किसकी वजह से ये एकदम चिपके हैं? आपने कभी सोचा नहीं है क्या? अगर सोचे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं सोचे तो और अच्छी बात है, हम बताएंगे। तो यहाँ पे सपोज करिए एक सेल है, सेल के अंदर जो पूरा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फील्ड होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर होता है। एंड इसमें जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल, जैसे हमने यह बनाया माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बना है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारे राइबोसोम्स। तो इस पे जो होते हैं वो सारे ये ऑर्गेनल, सारे सेल ऑर्गेनल्स चिपके हुए होते हैं। जली आपने देखी है, उसमें जो चिपचिपापन होता है मतलब वो किसी भी चीज को चिपका लेता है, वैसे ही हमारा होता है न्यूक्लियर मतलब सेल का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी जो होता है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स को चिपका लेता है। एंड साइटोप्लाज्म का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इसमें सब मतलब इसमें जो होता है वो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। सेल मतलब साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल, मतलब जिसमें खाना बनता है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। एंड जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो हमने जान लिया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये पूरा फ्लूइड होता है, मतलब पूरा भरा हुआ होता है सेल से, मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर से। एंड साइटोप्लाज्म का मतलब ये होता है कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सेल में होती हैं वो किसके वजह से होती हैं, साइटोप्लाज्म की वजह से होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन सेल, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसके वजह से होती हैं, किसकी वजह से होती है, साइटोप्लाज्म की वजह से होती है। एंड हमारा अब जो मतलब साइटोप्लाज्म के बाद क्या है, न्यूक्लियोइड। क्या हमने बताया, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के 3 टाइप होते हैं। एंड आगे आगे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे ना तो मतलब बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, तो उनमें से एक है न्यूक्लियोइड।
contains DNA and nuclear membrane is absent. ये जो होता है न्यूक्लियाइड जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियाइड भी होता है। एंड अभी हम लोग जान रहे हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेल वॉल एब्सेंट और प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट और प्रेजेंट। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि न्यूक्लियोइड होता क्या है। कंटेन्स डीएनए, ये जो होता है वो डीएनए को कंटेन करता है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। एंड अब हम लोग जानने वाले हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का क्या वर्क होता है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लीजिए। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि राइबोसोम तो हमने जान लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लैजिला क्या होता है। तो आशा करती हूँ कि आपने इतना समझ लिया होगा। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बाद। राइबोसोम जो होते हैं वो डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड इसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, राइबोसोम्स को। एंड हमारा जो लास्ट है वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे, मतलब किसी भी जैसे हम लोग बैक्टीरिया में पढ़ते हैं ना, तो उसमें इतने बड़े बड़े साइड साइड में जैसे रोई टाइप के होते हैं। तो ये है फ्लैजिला, ये साइड साइड में जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, किसी भी बैक्टीरिया का मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, फ्लैजिला जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड इन सम सेल्स, ये कुछ सेल्स में ही होता है, पूरे सेल्स में नहीं होता। अब हम लोग जानने वाले हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेल। तो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं या फिर डिफरेंशिएशन करते हैं कि कौन सा सेल जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो मतलब प्लांट के हिसाब से प्लांट ही अच्छा है, एंड ह्यूमन के हिसाब से ह्यूमन ही अच्छा है, एनिमल के हिसाब से एनिमल ही अच्छा है। तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। मतलब जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे सपोज करिए ये फिश है, तो फिश के हिसाब से जैसे बहुत लोग होते हैं फिशिंग उन्हें प्लीजेंट लगता है, बट वो क्रूअल वर्क होता है। फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा क्रूअल वर्क होता है। एंड हमें तो वो प्लीजेंट लगता है। एंड अगर हमें भी कोई वैसे स्टील टाइप स्ट्रक्चर में ऐसे हमारा फेवरेट डिश लगा हो एंड वो हमें खाना क्यों है, तो हमारे यहाँ जो ऊपर साइड मतलब अपर साइड में वो सब मतलब घुस जाएगा, तो हमें भी बहुत ज्यादा पेन होगा। वैसे ही फिशेस को भी होता है, ये बहुत ज्यादा क्रूअल वर्क है। एंड अब हम लोग जानने वाले हैं प्लांट सेल्स। तो आज हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि प्लांट सेल्स क्या होते हैं। तो प्लांट सेल्स में पहला पॉइंट यही हो गया कि प्लांट सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स। तो प्लांट्स में कौन प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड हमारा जो अब हम लोग जानेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से ये जानेंगे कि प्लांट सेल्स के डायग्राम एंड उसके सेल ऑर्गेनल्स। तो चलिए जानते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं एक डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। तो ये हम लोग बना ले रहे हैं डायग्राम का स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद हम लोग समझेंगे प्लांट सेल एंड उसके ऑर्गेनल्स। तो चलिए जानते हैं। तो ये हम लोग बना रहे हैं, ये जो है वो सेल वॉल है एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज दिस। दिस इज प्लाज्मा सेल वॉल एंड ये जो है वो हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग प्लास लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। उसके बाद हमने क्या बताया था, इसमें जो होता है वो वैक्यूल सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो इसमें जो है वो वैक्यूल है, इस लाइक यहाँ पे वैक्यूल्स में फिल्ड होता है। एंड यहाँ पे होता है हमारा सेल, यहाँ पे होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने आपको अभी को बताया कि SER होता है एंड RER होता है। SER मतलब होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ड्राइंग है। तो इसमें हमने डॉट डॉट इसलिए बनाया है कि रफ सरफेस कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता एंड स्मूथ सरफेस रफ हो सकता है, मतलब हो सकता है अगर हम लोग चाहे तो
तो ये हमने बनाया है एक सेल। सेल के 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है एंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस एंड ये न्यूक्लियोलस है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है, ये वैक्यूल है, वैक्यूल। एंड इसमें जो होता है वो प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जैसे बहुत सारी, जैसे रोज के डिफरेंट शेप्स होते हैं ना, रोज के डिफरेंट शेप्स होते हैं, टुलिप होता है, उसके डिफरेंट वैरायटीज आने लगे हैं एंड वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टोरेज का वर्क होता है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड, दिस इज प्लास्टिड। एंड हमने यहाँ पे जान लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे RER एंड SER। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ये जो हम लोग डॉट 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 से बना रहे हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। इसे हम लोग आसान वर्ड में बोलते हैं, दिस इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। व्हाट इज दिस? राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है। इसी में से अगर सेल को बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की, या फिर हमारे बॉडी की जरूरत होती है, तो राइबोसोम हमें देता है प्रोटीन। एंड इसका जो शॉर्ट नेम होता है, इसे हम लोग प्यार से बुलाते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, या फिर शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं दिस इज प्रोटीन फैक्ट्री। एंड ये जो है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी हमने डीप में समझा, तो एक बार और जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड में से एनर्जी को रिलीज करते हैं एंड एटीपी के फॉर्म में रिलीज करते हैं। एटीपी मींस क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये पूरा हो गया हमारा प्लांट सेल का डायग्राम। अब हम लोग जानेंगे एनिमल सेल के डायग्राम को एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। फिर अपनी वीडियो को एंड करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स को जानने के बाद। तो हम लोग ऐसे ही होता है हमारा एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है? एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में ये होता है कि एनिमल सेल कुछ ऐसा शेप का होता है। इसमें जो होता है वो फ्लैजिला होता है। एनिमल सेल्स में फ्लैजिला होता है। सेल किसी भी शेप का हो सकता है, चाहे वो मतलब स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एंड किसी भी शेप का हो सकता है सेल। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल का, एनिमल सेल का डायग्राम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे जो हमारे हैं राइबोसोम्स हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ओपन डायग्राम है, ओपन डायग्राम है प्लांट सेल का। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए एंड ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उससे इसे डिनोट किया जाता है, रफ होता है। एंड सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पॉइंट्स नहीं होते। एंड ये हो गया हमारा किसका डायग्राम? एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। एंड ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। एंड ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया हमारा जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, उसे हम लोग बोलते हैं दीज आर व्हाट? दीज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा। राइबोसोम्स को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो ये हो गया पूरा हमारा प्लांट सेल का डायग्राम। एंड इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, फिल्ड इनसाइड द सेल। तो ये हो गया हमारा एनिमल सेल का डायग्राम। ये हो गया हमारा किसका डायग्राम? एनिमल सेल का डायग्राम। तो ऐसे हमने पढ़ लिया प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल।
एंड उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट भी पार्ट है, इसे हम लोग एकदम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, रुडोल्फ विर्चो एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, पिछले एग्जिस्ट करने वाले सेल से बने हैं। तो यही होता है सेल डिवीजन। तो चलिए जानते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। तो ये है एक सेल है, इसके साथ एक और सेल आएगा, दो पेरेंट सेल हो गया, मेल एंड फीमेल। तो ये क्या हो गए, दो हो गए पेरेंट सेल्स, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल्स। तो ये हो गए हमारे पेरेंट सेल्स, इनसे कौन बनेगा, हम बनेंगे। तो यहाँ पे हम बन गए। तो ये जो डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो इन्होंने डिवीजन किया कि नहीं, इन दोनों के जो गैमेट्स है वो मिले, फिर उसके बाद फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वैसे हम लोग बन गए। तो यहाँ पे जो हमारे बनने की प्रोसेस है उसे ही बोला जाता है सेल डिवीजन। आपने सही समझा, किसे बोला जाता है सेल डिवीजन, दो पेरेंट सेल आपस में फ्यूजन करके एंड उसके बाद हमें प्रोड्यूस कर दे, उसे ही बोला जाता है सेल डिवीजन। तो ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया व्हाट इज सेल डिवीजन। अब हम लोग जानने वाले हैं सेल डिवीजन के बाद फ्लोचार्ट ऑफ द सेल। तो हम लोग फ्लोचार्ट ऑफ द सेल 2 लाइन में बस अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग ये सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। तो चलिए जानते हैं फ्लोचार्ट ऑफ द सेल। तो फ्लोचार्ट ऑफ द सेल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल का। वैसे तो सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पता चलता है कि सेल के फ्लोचार्ट के बारे में। तो जो पहला सेल के फ्लोचार्ट में आता है वो होता है सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट। उसके बाद आता है टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल, फिर आता है ऑर्गन एंड उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम एंड उसके बाद कौन आ जाता है, हम आ जाते हैं वी, मतलब ऑर्गेनिजम्स। तो पहले कौन आता है, पहले सेल आया, मतलब सेल बना, उसे किसने बनाया, रॉबर्ट हुक ने बनाया 1665 में। डेड सेल को खोजा था उन्होंने ओक ट्री के बार्क में, मतलब उसके एक छिलका निकाल लिया, तो उसके बार्क का एक छिलका निकाल लिया, उसे कॉर्क बोला जाता है। तो उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर्ड किया। तो सेल को 1665 में डिस्कवर्ड किया गया एंड 1674 में ये डेड सेल था एंड ये लिविंग सेल था। तो ऐसे डेड एंड लिविंग सेल खोजा गया। उसके बाद आया टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, एंड उसके बाद आया ऑर्गन, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, सारे तो ऑर्गन है। फिर आया ऑर्गन सिस्टम, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये हमारे सिस्टम्स हो गए। एंड उसके बाद हम आ गए, मतलब हम ही है, तो हम आ गए मतलब ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ फ्लोचार्ट ऑफ द सेल। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम लोग मतलब वैसे लिख दे रहे हैं एंड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा रहे हैं वो हम लोग लिख देते हैं। तो पहला है हु डिस्कवर्ड सेल, किसने बनाया सेल को, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। बहुत सारे बच्चे जो है या फिर बिगनर्स है, स्टूडेंट्स है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल, हमने तो 2 डिस्कवरी पढ़ी है, रॉबर्ट हुक, एंटनी वैन लीeuwenhoek, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हु डिस्कवर्ड सेल का आंसर है रॉबर्ट हुक। जो पहले डिस्कवर्ड किए थे उन्हीं का नाम हम लोग लिखेंगे। एंड हमारा जो सेकंड है उसको आ जाता है कि सेल की जो थियरी थी वो कितने व्यक्तियों ने दी, तो वो 3 व्यक्ति थे, स्लीडन, स्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति थे, स्लीडन, स्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। तो इन तीनों व्यक्तियों ने सेल की थियरी बताई। एंड जो हमारा थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है
कि सेल मतलब सेल के डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, मतलब हम लोग एनिमल से ही तो बने हैं। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि बेसिकली जो होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ होते हैं सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ऐसे हमारे कंप्लीट हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसी वजह से हम इसे नहीं बता रहे हैं। एंड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायग्राम, मतलब हमने डायग्राम से तो प्लांट सेल और एनिमल सेल जान ही लिया, अब हम लोग जानेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल्स कितने होते हैं अभी ये जानेंगे, एंड उसके वर्क जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे डीएनए एंड आरएनए। तो हम लोग इसे ट्रांसफर कर ले रहे हैं, डीएनए और आरएनए को। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये तो है ही ना, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सेल के अंदर फिल होता है, एंड इसका जो वर्क होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं उससे चिपकाए रहता है, एकदम जेली की तरह वर्क करता है। इसी वजह से साइटोप्लाज्म को बोला जाता है क्या? जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, और मतलब और फिर इनसाइड द सेल, होल सेल, मतलब पूरे सेल में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। सेल नहीं बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड उसके बाद है हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। तो ये हो गया सेल वॉल। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकंड नेम है सेल मेम्ब्रेन। इसे हम लोग प्यार से सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड इसका वर्क होता है एग्जिट और एंट्री का। क्या वर्क होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? एग्जिट, बाहर निकालना, या फिर एंट्री, अंदर घुसेना। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनल, मतलब किसी भी चीज को अंदर जाने के लिए बोलना है, सेल ऑर्गेनल एकदम पहरेदार की तरह खड़ा होता है। जैसे पहले होता था ना, राजा रहते थे, उनके दरबार में सबसे पहले जो पहरेदार खड़े रहते थे वही लोग बताते थे कि मंत्री अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे होते हैं सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एग्जिट, मतलब किसे बाहर निकालना है, एंट्री किसे अंदर जाना है, किसे अंदर घुसाना है। तो उसका काम होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो स्टोर करता है लिपिड को, वाटर को एंड फूड को। लिपिड जो होता है वो विस्कस कलर का होता है, एंड लिपिड विस्कस इन नेचर होता है। विस्कस क्या होता है? इसका नेचर होता है, विस्कस इन नेचर। लिपिड विस्कस इन नेचर होता है, एंड ये वाटर को प्लस फूड को कंटेन करता है। अब हम लोग जानेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद राइबोसोम, बस। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होता है। वैसे तो इसका काम होता है पैकेजिंग का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो पैकेज करता है, मतलब पैक करता है। जैसे हमने नेटवर्क पढ़ा था, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, तो उसमें जो नेटवर्क जाता है वो पैकेट्स के थ्रू जाता है नेटवर्क पैकेट्स के थ्रू जाता है। वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हमें किसी भी चीज की कमी पड़ गई हमारे बॉडी में, तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर करेगा एंड पैकेज करेगा। एंड इसके जो दो टाइप होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर एंड SER। तो ये होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप। उसके बाद है हमारा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ये जो अपने अंदर होता है, मतलब ये सपोज करिए कि ये राइबोसोम है। ये छोटा सा जो राइबोसोम होता है वो पूरे सेल में जो है वो मतलब
हमें देखने में तो बहुत ज्यादा छोटा लगता है, सेल हमें दिखता ही नहीं है। वो माइक्रोस्कोप से देखेंगे। माइक्रोस्कोप का क्या वर्क होता है? मैग्नीफाई करना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। एंड जो राइबोसोम होता है वो कंटेन करता है क्या? प्रोटीन। प्रोटीन कंटेन करता है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या कंटेन करता है? प्रोटीन कंटेन करता है। राइबोसोम प्रोटीन कंटेन करता है। एंड जब राइबोसोम प्रोटीन कंटेन करता है ना, अगर हमें हमारी बॉडी में कहीं भी प्रोटीन की कमी पड़ गई ना, तो राइबोसोम तुरंत दौड़ता दौड़ता आएगा और प्रोटीन दे देगा। तो ये होता है राइबोसोम का वर्क। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। एंड हम लोग जानने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो एंड करेंगे। तो चलिए जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस। हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो फूड में से एनर्जी को रिलीज करते हैं। एलर्जी को नहीं, एनर्जी को। फूड में से एनर्जी को रिलीज करते हैं एंड एटीपी की फॉर्म में करते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एंड डीएनए मीन्स होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए मीन्स होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।